पिछले वीकेंड को भी हमें पुलिस प्रशिक्षण के कुछ सत्र के सेक्शंस थे एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट हमारा प्रज्ञा प्रवाह का लक्ष्य क्या है, प्रज्ञा प्रवाह में क्या करने हैं, हाउ टू वर्क इन फंक्शन प्रज्ञा प्रवाह एंड प्रज्ञा प्रवाह के डूज एंड डोंट्स। नॉर्मली किसी भी संगठन में जब हम काम करते हैं तो हमारे डूज और डोंट्स क्या होना चाहिए, अब ये प्रज्ञा प्रवाह जो हमने बनाया है या जो संगठन बनाया है, इसका लक्ष्य क्या है? तो माननीय सदानंद सरस्वती के पिछले बार के जो उनका सत्र हुआ था उसमें कुछ उसके बिंदु आ गए होंगे, लेकिन लक्ष्य में हमारा जो भारतीय मूलभूत चिंतन है उस भारतीय चिंतन को सबके सामने लाना, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लोगों के सामने लाना, हमारा एक, मैं कह सकता हूँ कि एक हमारा प्रमुख लक्ष्य है। अब भारतीय चिंतन क्या, तो हमारा जो जीवों के प्रति देखने का दृष्टिकोण है, हमारा जो देश के प्रति देखने का दृष्टिकोण है, हम समाज को जिस प्रकार से देखते हैं, हम पर्यावरण के साथ हमारे जीवन शैली को जिस प्रकार से संतुलित करके देखते हैं, ये हमारा एक पूरा मूलभूत भारतीय चिंतन है, हमारे सोच है, हमारे संस्कृति है। इनको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में होता क्या है, हमारी अगर बातों को हम करने लगे तो चित्र सामने क्या जाता है कि हम पुराणों की बातें कर रहे हैं, हम माइथोलॉजिकल बातें कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। मूलतः माइथोलॉजिकल शब्द ही गलत है, माइथोलॉजिकल से प्रारंभ हुआ है, मतलब जो सत्य लगने वाला कुछ लोगों का माइक्रोफोन चालू है, तो कृपया अगर आप अपना माइक्रोफोन बंद कर देंगे तो ठीक रहेगा। अपना माइक्रोफोन जो है आप अगर म्यूट कर देंगे, माइक्रोफोन म्यूट हो जाएगा तो हाँ, धन्यवाद। तो हमारा जो मूलभूत चिंतन है वो मात्र पुराणवादी ऐसा नहीं है, तो हम अत्यंत प्रगत विचारधारा के, ऐसा हमारा चिंतन है, ऐसी हमारी सोच है और ये अब लोगों के सामने आ रही है। तो इस चिंतन को लोगों के सामने रखना ये हमारा एक लक्ष्य है। फिर अनेक वर्षों के आक्रमण के कारण हमारे देश में जो सबसे समृद्ध देश था, यहाँ पे सोने का धुआं निकलता था, ऐसा बोलते हैं, सोने की चिड़ी जो बोलते हैं, ऐसा जो हमारा देश था, ऐसे देश पर स्वाभाविक था पूरे विश्व से अनेक आक्रमण हुए। कुछ वर्षों तक, अनेक वर्षों तक हम गुलाम भी रहे। इन गुलाम रहने के कारण हम सबकी मानसिकता में एक कॉलोनाइज्ड माइंड क्रिएट हो गया है। जो जेता होता है, जो राज कर रहा है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी अगर चल रहा तो स्वाभाविक था वो श्रेष्ठ, उसकी विचारधारा श्रेष्ठ, उसकी भाषा श्रेष्ठ, इस प्रकार का एक वातावरण बन जाता है। लेकिन मैंने क्या अगर देखेंगे तो श्रेष्ठ लोगों ने वहां पर आज से 500 वर्ष पहले और एक प्रकार से आक्रमण किया, सारा लेटिन अमेरिका अपने कब्जे में लिया। स्पेन तो छोटा देश, पोर्तुगाल उससे भी छोटा देश है, लेकिन पूरे अमेरिका में, पूरे दक्षिण अमेरिका में सब जगह स्पेनिश भाषा ही चल रही है, एक्सेप्ट ब्राजील जहां पर पोर्तुगीज भाषा चलती है। तो जो जेता होता है, जो राज्य करता है, उसी की भाषा, उसी की विचार, उसी की विचार शैली ये वहां पर चलने लगती है। इसलिए जो एक दक्षिण अमेरिका कहीं गलत चला गया, तो स्पेनिश कल्चर के साथ लेने का अच्छा है। अब ये हमारे देश में इसलिए इतने लोगों ने हम पर राज करने की बात की, अंग्रेजों के राज करने के बाद कुछ ने हमारा
त्या हमसे कुछ लोक मन मस्तिष्क became colonized, started thinking they were walking again. They started that whatever they are thinking is breaking the world. वो सस्पेस्ट है, उनकी वो है, और इस देश में जो प्रगति आई है, इस देश में डेवलपमेंट हुआ है, तो ओनली बिकॉज ऑफ द ब्रिटिशर्स। ये कहा कि एक माइंडसेट क्या है, उस माइंडसेट को डीकोलोनाइज, उससे कहा हमारा जो चिंतन ये सच था कि उन्होंने और विशेषता तो प्रभु पर है, समाज किसी भी समाज में सोचने का हाँ प्रशांत जी, कुछ संयोग विच्छिन्न होने का आशंका है। এই আমার সিস্টেম গন্ডগোল করছে মানে। ডেঞ্জারাস কাণ্ড। ওনার সমস্যা না আমার। বলছি এখনো বাবির নেটটা আছে কিনা। এটা বাজে মেশিন ধরে ঝাড়তে ইচ্ছে। মানে তুমি আলাদা নেট ইউজ করো না? কি হচ্ছে? ওটা অন দেখি। না শোনা যাচ্ছে না। তুমি কি দিয়ে করছো? এটা দিয়ে করছো? কি গো? দেখো বেশ। কি কাণ্ড! বন্ধ হয়ে যাচ্ছে নাকি? কি হচ্ছে? এই মেশিনটি এটা অন করো তো, প্লাগটা মানে। কি করবো এ তো নেটওয়ার্ক। जो सामान्य जन है, सामान्य जन एक विशेष अनुशासन में हमेशा नहीं रहते। कुछ अनुशासन तो आवश्यक है, देश के नाते चलना चाहिए, लेकिन एक बहुत कड़े अनुशासन में सारा समाज सदैव चले, ये संभव नहीं है।
इसलिए वैचारिक रूप से वैचारिक हमारे जो अलग अलग कार्य है वै, इसमें वैचारिक कार्यों में एकरूपता आवश्यक नहीं है। मतलब कैसे कि हमारे इसमें वैचारिक रूप से छोटे छोटे अलग अलग मत प्रवाह हो सकते हैं। गंगा में मिलने वाली छोटी छोटी नदियों का स्वरूप अलग हो सकता है, उनकी लंबाई अलग हो सकती है, उनकी चौड़ाई अलग हो सकती है, उनके पानी का रंग अलग हो सकता है। गंगा में आने के बाद सारे एक हो जाते हैं। ऐसा ही हम सब में आपस में जब हम बात करते हैं, when the intellectuals meet, when the intellectuals discuss something, तो उसमें मतभिन्नता ये अत्यंत स्वाभाविक है। उस मतभिन्नता का आदर करना ये हमारा ये हमारे कार्य का एक हिस्सा है। भाभी इसमें अलग अलग हो सकता है। कंगना रानावत का प्रकरण चल रहा है, किसी को लगेगा कंगना रानावत बहुत ठीक कर रही है, अच्छी कर रही है। मैं कहूंगा नहीं, बहुत एक लड़की ने पूरे उस सरकार को हिला दिया। दूसरा कहेगा, कोई और सज्जन कहेंगे कि नहीं नहीं, ये कंगना रानावत तो सब फिल्मी कलाकार ऐसी है, बेकार है। अब अगर इसी में हम उलझ जाएंगे तो हमारा जो मूल तत्व है, हमारे मूल चिंतन को देश के सामने रखना, देश को मजबूत बनाना, देश विघातक शक्तियों को एक्सपोज करना, ये सारी बातें बाजू में रह जाएगी। चर्चा कहां पे छिड़ जाएगी कि कंगना रानावत सही है या कंगना रानावत गलत है। तो उसमें चर्चा होना वगैरह ठीक है, समस्या उसमें नहीं है। समस्या इसमें है कि वही चर्चा का बिंदु हमेशा के लिए ना बने, उस झगड़ों में हम आपस के संवाद ना बिगाड़े, संवाद चलता रहे। इसलिए ये छोटी छोटी इस प्रकार की मतभिन्नता हमारे कार्य में भी रहेगी और यह मानकर हम आगे बढ़े, यह हमें सोचना चाहिए। हम सबका स्वभाव जो है वो स्वाध्याय का होना चाहिए। हमें कुछ ना कुछ पढ़ना, कुछ ना कुछ नया सोचना, कुछ विषय लेकर पढ़ना तो बहुत होता है। मैं मेरा उदाहरण बताता हूँ, इसलिए क्योंकि व्यक्तिगत उदाहरण बताए तो थोड़ा मैंने क्या किया ये मैं बता सकता हूँ। मैं पहले खूब पढ़ता था, पढ़ना मेरा रुचि का विषय है। आई लाइक रीडिंग। मैं जो भी जैसे पुस्तकें मिलती है मैं बहुत पढ़ता हूँ। मेरे यहाँ बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, मैं बहुत ज्यादा अध्ययन में पढ़ने में रुचि रखता हूँ। लेकिन मेरा पढ़ना हैफाजार्ड था, आज ये विषय, आज वो विषय, वो पढ़ा वो पढ़ा वो पढ़ा। कुछ वर्ष पहले दिमाग में आया कि स्वतंत्रता के समय देश का जब बंटवारा हुआ उस समय क्या परिस्थिति थी, उसके ऊपर पढ़ना चाहिए। तो पढ़ने मैंने प्रारंभ किया, अलग अलग पुस्तकें अलग अलग करता गया। तो पढ़ते पढ़ते मेरी पुस्तक बन गई वे 15 दिन, दो 15 डेज। बंगला भाषा में भी उसका अनुवाद हुआ, मुझे बताया गया कुछ बंगला भाषा का भी वो मेरे को वापस आता था। वो 15 दिन पुस्तक बन गई। तो अगर मैंने उस विषय को लेकर 1 वर्ष तक अध्ययन किया तो उसमें से कुछ तो भी निकला। तो हम सबका प्रज्ञा प्रवाह के नाते हम लोग का एक प्रयत्न क्या होना चाहिए? Our effort should be, let us concentrate, let us plan a particular topic, particular subject for say 6 months, for a year, और जो भी आपको उचित लगता है उसके ऊपर उसी से विषय से संबंधित थोड़ी पुस्तकें पढ़े, थोड़ा उसी से संबंधित थोड़े और कुछ मूवीज, शॉर्ट फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज, थोड़ा इस प्रकार से पढ़कर उस विषय के सारे पहलू सामने आते हैं। अभी उदाहरण के लिए वामपंथ को 18 अक्टूबर को 100 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। बंगाल में वामपंथ का किसी जमाने में जोर था, ऐसा मैं कह सकता हूं, इसलिए मैं वामपंथ का उल्लेख कर रहा हूं। सो अगेन देयर आर टू फ्रैक्शंस इन लेफ्टिस्ट। CPIM सेज कि कम्युनिस्ट मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया इन 1920, 18 अक्टूबर 1920। और कहां स्थापना हुई? तो ताशकंद में, उस समय सोवियत रशिया का हिस्सा था। ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। जो CPI है, CPI कहता है कि नहीं नहीं वो तो 1925 में लखनऊ में हुई वगैरह वगैरह, उनमें आप इंस्ट्रक्शन है। लेकिन बाय एंड लार्ज वो उनके वेबसाइट में भी लिखते हैं CPI कि नहीं नहीं 1920 में हुई थी। तो हम लोग ये मान के चले कि साम्यवाद को, अपने कम्युनिस्ट मूवमेंट को इस देश में 18 अक्टूबर को 100 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। अब कम्युनिज्म पे थोड़ा अध्ययन करके उनको एक्सपोज करना कि कितनी देश विघातक विचारधारा है, और इन्होंने वेदर इट वाज 1962 वॉर, वेदर इट वाज 1947, दे डिडंट एक्सेप्ट द इंडिपेंडेंस एट ऑल। मास्को में गए, मास्को में उनका ये हुआ
फिर मॉस्को में रोहित रशिया ने इंटरवीन किया और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये ठीक है, इंडिपेंडेंस आप उसको मान के चलो। 3 अलग-अलग पेपर्स पब्लिश हुए, उसके बाद कम्युनिस्टों ने माना कि हाँ भारत स्वतंत्र हो गया। अदरवाइज दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि भारत स्वतंत्र हो गया। यहां से लेकर तो 1962 का वॉर है, 71 का वॉर है, उसके बाद भी अनेक ऐसे विषय है जहां पर उन्होंने देश तोड़ने की बात की है। इसको सिस्टमैटिकली अगर हम सारे अध्ययन करते हैं, विचार करते हैं, तो उसके अलग अलग पहलू सामने आए, डिफरेंट फैक्टर्स, different dimensions of communist movements will be, you know, will we will understand that different dimensions, different aspects will known to us. ये सब करने के लिए एक हमारा स्वभाव थोड़ा अध्ययनशील रहे, और वो भी बहुत किसी विषय को लेकर सिस्टमेटिकली अगर हम थोड़ा अध्ययन करने का प्रयास करें तो सिर्फ हमें तो स्वांत सुखाए जिसको कहते हैं कि हमें तो आनंद होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ समाज का भी फायदा होता है। एक नया एक विचार इस प्रकार से एक सिस्टमेटिक ढंग से समाज के सामने आता है, इसलिए भी ये करना चाहिए। फिर हम हमारे कार्यकर्ताओं को ये बताने की आवश्यकता है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। एवरी इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी ए नॉलेज, नॉलेज कुड बी एन इंफॉर्मेशन, बट एवरी इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी नॉलेज। विशेषतः आजकल के गूगल के जमाने में हम इंफॉर्मेशन को ही जब नॉलेज समझ लेते हैं, तब प्रज्ञा प्रवाह के नाते हमें नॉलेज क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है। किसी चीज की जानकारी होना इंफॉर्मेशन है, लेकिन उस जानकारी से जो सामने चित्र खड़ा करना वो नॉलेज है। तो ये इंफॉर्मेशन और नॉलेज के बीच का अंतर हमारे कार्यकर्ताओं को बताना, उनको उस पद्धति से तैयार करना, स्वाध्याय के लिए उनको प्रवृत्त करना, ये भी हमारा प्रज्ञा प्रवाह इस नाते हमारा काम है। और फिर ये करते करते डॉक्यूमेंटेशन करना, भारतीय ज्ञान परंपरा जिस प्रकार से भारतीयों ने ज्ञान का एक संग्रह किया, वो क्या थी, किस पद्धति से थी, उसकी थोड़ा जानकारी लेना, ये सारा भी हमें करना चाहिए। ये सब करते करते, क्योंकि हम संगठन है, कार्य कर रहे हैं, तो करते करते हमें क्या क्या और चीजें करनी चाहिए। तो हमारी मोडस ऑपरेंडी क्या रहे, हमारी कार्य करने की शैली पद्धति क्या रहे, तो उसमें हमें लेक्चर्स अरेंज करना, भाषण अरेंज करना। अभी तो कोरोना के काल में तुलना में थोड़ा आसान हो गया है, ज्यादा खर्चा भी नहीं लगता, थोड़ा प्रयास किया तो इस प्रकार से वेबिनार्स के माध्यम से, इस प्रकार से ई मीटिंग्स के माध्यम से हम अपने विचार लोगों तक पहुंचा सकते हैं। सशक्त माध्यम है एक प्रकार से वर्चुअल मीटिंग्स। तो इसके माध्यम से अलग अलग सेमिनार्स, लेक्चर्स, ग्रुप डिस्कशंस, ये करते रहना, सतत सतत करते रहना। और ये सब करते करते हमें हमारा नरेटिव लोगों के सामने लाना। ये नरेटिव बनाने की प्रक्रिया बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। होता क्या है, हम लोग अपने विचारों को लेकर जाते हैं, कभी वर्ष में 1-2 बार अच्छा भाषण आयोजित करते हैं, कभी अच्छा डिस्कशन हो जाता है, कुछ 4-5 विद्वानों को लाकर एक बड़ा अच्छा डिस्कशन भी हम करवा लेते हैं, कुछ सेमिनार्स भी होते हैं। एंड वी फील यस, हमने बहुत अच्छा कर लिया, वी आर सेटिस्फाइड। अच्छा भी होता है, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन समाज में जो विमर्श खड़ा होता है, विमर्श खड़ा होना मतलब एक प्रकार से विचार को सामने रखकर समाज को उसके पीछे लेकर जाना, ये प्रक्रिया है, इट इज अ प्रोसेस। हम आज तक उस प्रक्रिया में बहुत ज्यादा नहीं थे। हम विचार को लेकर समाज को अपने साथ पीछे खड़े करने में एक स्वाभाविक हमारा जो चल रहा है, उसमें आएंगे लोग तो आएंगे, इस प्रकार से चल रहे थे। लेकिन आज के इस जमाने में जब टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस स्तर तक पहुंच गई है, सोशल मीडिया का प्रभाव इतना है, ऐसे इसमें इस प्रकार का नरेटिव, विमर्श खड़ा करना, अपना विचारों के साथ लोगों को लेकर जाना, ये एक प्रकार से शास्त्र है। इट्स अ साइंस बाय इटसेल्फ एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। और ये सतत करने की बात है। एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं। 9 अगस्त को विश्व मूल निवासी दिवस ऐसा मनाया जाता है। ये यूएन ने ये तय किया है। ये किन के लिए है? तो जैसे अमेरिका में
यूरोपियंस आए और उन्होंने जो वहां के नेटिव अमेरिकन्स थे, उन नेटिव अमेरिकन्स को लिटरली मारा, बर्बाद किया या भगाया और वहां पे अपना राज कायम किया। उनकी भाषा, रहन सहन, शैली, उनकी पूरी सारी जीवन, ये सब कुछ एक प्रकार से बर्बाद हो गया। लैटिन अमेरिका का मैंने उदाहरण दिया, वहां की जो माया और इनका कल्चर था, वो कल्चर का अपना एक स्वरूप था, उस कल्चर का अपना एक स्वरूप था। लेकिन उस माया या इनका कल्चर में भी जब हम देखते हैं कि वो सारा स्पेनिश और पोर्टुगीज लोगों ने जब वे वहां पर गए, उन सब तो उन्होंने उसको लिटरली एक प्रकार से बर्बाद किया। वैसा ही ऑस्ट्रेलिया में हुआ, वैसे न्यूजीलैंड में हुआ। और उनकी जो वहां पे लोक संख्या थी उस समय जब ये लोग गए वहां पर, ब्रिटिशर्स गए या यूरोपियंस गए, वो संख्या और आज की संख्या में बहुत अंतर है, बहुत कम हो गए वो लोग। उन्होंने वास्तव में उनको मारा है, क्रूरता के साथ मारा है। तो वो जो नेटिव वहां के लोग थे, नेटिव अमेरिकन होंगे या नेटिव स्पेनिश होंगे या नेटिव पोर्तुगीज या नेटिव लेटिन अमेरिकन होंगे, ये सारे लोगों के प्रति और अपना एक प्रकार से हम ये कहेंगे कि अपना संवेदना व्यक्त करने के लिए, वी कैन से दैट कि संवेदना व्यक्त करने के हिसाब से, और हमने मतलब यूएन ने इस प्रकार से एक ये सोचा कि ये विश्व मूल निवासी दिवस के दिन हम अपना एक आदरांजलि, उनको रिस्पेक्ट कि ठीक है हमने आपके संस्कृति को बिगाड़ा, हम एक प्रकार से दोषी, अब जो हो गया सो हो गया, हमारे पुरखों ने किया है, बट वी फील समथिंग अबाउट दैट, हम संवेदनशील मन है तो हम उसके बारे में सोचते हैं, तो हम एक प्रकार से सॉरी कहने का, ग्रेटिट्यूड जो कहेंगे उस प्रकार का एक ये है। ऐसा एक विषय वो मूल निवासी दिवस का बना है। भारत में उसका क्या औचित्य है? What is the significance of that day, 9th August in India? Absolutely no. यहाँ पे बाहर से आने वाले आक्रांता के रूप में कौन है? मुस्लिम है। उसमें से भी कई मुस्लिम है तो वो भारतीयों के साथ विवाह वगैरह करके वो यहीं के हो गए। तो यहाँ पर विश्व मूल निवासी दिवस बनाने का औचित्य क्या है? तो उन्होंने एक नैरेटिव खड़ा किया कि आदिवासी यहाँ पे मूल है और बाकी सब लोग बाहर से आए। अब ये कैसे? आप जो भी निकालो, हजारों वर्ष से तो हम कोई वो वन में रहते थे या वहां रहते थे, हम लोग नगर में रहते थे, नागरी और वनवासी, इतना ही बस फर्क था। तो वो मूल निवासी कैसे, हम लोग कैसे बाहर से आ गए? बाहर से आने वाले कोई और, अंग्रेज बाहर से आए थे, ये मुस्लिम्स बाहर से आए थे। लेकिन ये ना होते हुए सारा नैरेटिव बदल दिया और 9 अगस्त को इंक्लूडिंग बीजेपी गवर्नमेंट के भी सरकारों ने और इसको उस समय आदिवासी दिवस के रूप में घोषित किया। इस बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस की सरकार ने 9 अगस्त को विश्व मूल निवासी दिवस के अवसर पर छुट्टी दे दी, आदिवासी दिवस घोषित किया। और ये नैरेटिव क्या बिल्ड हो रहा है कि आदिवासी यहाँ के मूल है, ये सब लोग बाहर से आए। अब ये जो इंडो आर्यन थ्योरी है या बाहर से आर्य आए वगैरह, सब थ्योरी तो फेल हो गई है, शास्त्रीय प्रमाणों के साथ, डीएनए टेस्ट के साथ ये फेल हो गई है। अब इसको कोई चैलेंज कर नहीं सकता, करता भी नहीं, इसके ऊपर बात भी नहीं करता। इसके बाद भी नैरेटिव कैसा बनता है उसका मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। जैसे मैंने ये विश्व मूल निवासी दिवस का कहा, इस वर्ष पहली बार हम लोग थोड़ा खड़ा हुआ, हमने कहा कि इसमें इसका उचित क्या है, ऐसा पूरा देश में एक वातावरण चला। लेकिन ये इतनी जल्दी होगा नहीं, इसको अगले 5-6 वर्ष तक लगातार हमें लेना पड़ेगा कि विश्व मूल निवासी दिवस का इस देश में कोई औचित्य नहीं। हम सारे यहाँ के मूल निवासी हैं, हम सबका रक्त एक है, वी ऑल आर वन। अगर कोई बाहर से आए हैं तो ये आक्रांता के रूप में मुस्लिम आए, आक्रांता के रूप में अंग्रेज आए, ये लोग बाहर के हैं, हम यहाँ के मूल निवासी, ये खड़ा करना पड़ेगा। लेकिन एक दूसरा मैं उदाहरण आपको देता हूं कि नैरेटिव कैसा खड़ा होता है। इन लोग की एक इको सिस्टम होती है। इको सिस्टम बेसिकली इकोलॉजिकल का शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन इसका दूसरा भी अर्थ है। इको मतलब प्रतिध्वनि, मैं बोलता हूं तो वहां से प्रतिध्वनि आती है। पर्टिकुलरली द लेफ्टिस्ट आर गुड एट क्रिएटिंग ए सर्टेन नैरेटिव। ब्लैक लाइव्स मैटर के ऊपर उन्होंने भारत में जो नैरेटिव खड़ा करना चाह रहे थे वो कैसा कर रहे हैं, वो मैं आपको थोड़ा एक उदाहरण के रूप में बताना चाहता हूं, जो हमें हमारे पॉजिटिवली, मतलब पॉजिटिवली हमारे अच्छे विचार, हमारे जो जैसे मैंने कहा मूलभूत चिंतन, उसको नैरेटिव के रूप में लोगों के सामने खड़े करना है। वो कैसे खड़े करना है, उसके उदाहरण के रूप में एक निगेटिव उदाहरण में दे रहा हूं, नकारात्मक उदाहरण। तो
25 मई को अमेरिका में मिनीसोटा जो उसका प्रोविंस है उसमें या मिनीसोटा शहर में एक ब्लैक श्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस ने अत्याचार करना आप कहिए, उसने पुलिस ने गर्दन दबाते उसको एक प्रकार से वो मर गया, मार दिया उसको। बर्बरता की उसकी रिकॉर्डिंग हुई, पूरे दुनिया में इसका विरोध हुआ, अमेरिका में भी विरोध हुआ। अमेरिका में कोई रंगभेद नस्लभेद कोई नया नहीं है, ये तो वर्षों से चलता आ रहा है। उन्होंने जिस प्रकार से अत्याचार किए हैं अपने नेटिव अमेरिकन पर, वैसे उन्होंने जो ब्लैक उन्होंने लाए थे गुलाम करके, उनके ऊपर भी बहुत सारे उन्होंने अत्याचार किए। तो ये अमेरिका में तो ठीक है, जो हुआ वहां पे आंदोलन चला, सब कुछ चला। अब लेकिन अपने यहाँ पर उस आंदोलन का लाभ लेकर यहाँ के मुसलमानों को खड़ा करना, अब देखिए ये कोई समस्या समझ के बाहर है। यहाँ के मुसलमान तो शासक के रूप में यहाँ पर आए, यहाँ के मुसलमानों तो शासक के रूप में इस देश में अनेकों वर्ष राज्य किया, और राज्य करते समय हिंदुओं को जितने प्रकार से सता सकते सताया। उनके जो हम ये कहेंगे कि उनकी जो मतलब पूजा पद्धति है, प्रार्थना स्थल है, उपासना स्थल है, उनको भी खराब किया, उनको भी ये किया, जिजिया कर लगाया, मारा, ये किया, बहुत बहुत अत्याचार किया। तो उल्टा है यहाँ पे। लेकिन नैरेटिव क्या खड़ा करने का प्रयास किया कि यहाँ पे मुस्लिम्स आर सप्रेस, ये ऐसा क्लास है जो शोषित है। इस वर्ग पर बाकी जो बहुसंख्यक हिंदू है वो अत्याचार कर रहे हैं, इसलिए मुस्लिम लाइव्स मैटर इस नाम का आंदोलन यहाँ पर चलाना चाहिए। ऐसा नैरेटिव खड़ा करने का प्रयास हुआ। उसका नैरेटिव कैसा खड़ा होता है इसका सकता है उदाहरण के लिए आपको ये देना चाहता हूं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जॉर्ज फ्लॉयड 25 मई को ये हुआ, जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु हुई। उसके एक सप्ताह के अंदर 1 जून को वायर में, द वायर आप जानते हैं वामपंथियों का एक प्रकार से मुखपत्र है, वायर में एक बड़ा सा आर्टिकल छपा, व्हाई इंडियंस डोंट कम आउट ऑन द स्ट्रीट अगेंस्ट द रेगुलर पुलिस ब्रूटैलिटी। अब ये सारे कालखंड में, जून का कालखंड आप समझ सकते हैं, उस समय कोरोना अपने कहर पे था, पुलिस फोर्सेस का चित्र अच्छा समाज में जा रहा था, जो प्रवासी मजदूर है उनको मदद करना, बाकी सब जगह मदद करना, तो पुलिस का एक बहुत पॉजिटिव चित्र जब समाज के सामने जा रहा था, उस समय ये नैरेटिव क्या खड़ा हो रहा है कि लोग पुलिस की ब्रूटैलिटी के अगेंस्ट में क्यों नहीं खड़े हो रहे। अब इस 1 जून को हुए, 3 जून को स्क्रॉल में, scroll.in, स्क्रॉल भी उनका एक मंच है वामपंथियों का, आप सभी जानते हैं। स्क्रॉल में रुचिका जोशी का एक बहुत बड़ा सा आर्टिकल चला, उसमें लिखती है इन यूएस प्रोटेस्ट लेसन्स फॉर इंडियंस हु बिलीव इन द पॉसिबिलिटीज ऑफ द कलेक्टिव रेजिस्टेंस। इसमें वो सीए के विरोध में और रास्ते पर उतरे जो प्रदर्शनकारी है उसकी उन्होंने याद दिलाई हुई लिखती है, देयर इज अ नोटेबल सेम्बलेंस इन द repression facing Muslims in a Hindu majority India with that experienced by a black people in the predominantly white US। जैसे गोरों लोग के बाहुल्य वाले अमेरिका में अश्वेत लोगों की अवस्था है, वैसे ही हिंदू बहुल भारत में मुस्लिमों की अवस्था है। अब हम अंदर वाले जानते हैं भारत में रहने वाले की क्या परिस्थिति है, लेकिन नैरेटिव बनाने का कोशिश। ये 3 जून का है। 5 जून को foreignpolicy.com में प्रकाश कुमार का एक लेख है, ये सारे बाहर के देशों में दूतावासों में सब जगह जाने वाले ये सारे मैगजीन्स वगैरह हैं। इसमें वो प्रकाश कुमार लिखते हैं, इंडियंस आर सपोर्टिंग जॉर्ज फ्लॉयड एंड इग्नोरिंग पुलिस ब्रूटैलिटी इन देयर ओन कंट्री। ये लिखते हैं, यूएस प्रोटेस्ट ऑल्सो रेज एन अनकंफर्टेबल क्वेश्चन इन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी दैट इज इंडिया। सॉरी चला गया। तो उसमें उन्होंने ये जो 5 जून का है, 5 जून में इन्होंने ये सारा लिखा है। नेट का कुछ प्रॉब्लम है। ओके, तो उसके बाद 5 जून के बाद फिर 8 जून को एक आर्टिकल है, फिर उसमें अरुंधति रॉय उसमें आ गई है, उसमें बाकी लोग आ गए, सारे लोग आकर ये लोग क्या सारे दिखाना चाह रहे हैं, ये लोग सारे क्या बनाना चाह रहे हैं, ये लोग सारे क्या एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं कि इस सारे देश में और पुलिस ब्रूटैलिटी और ये सब कुछ जो है मुस्लिमों पर हो रही है, मुस्लिमों को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, मुस्लिमों को बहुत ज्यादा
मतलब अत्याचारों को सहन करना पड़ रहा है, और ये सब करने वाले ये हिंदू है। हिंदू बहुल भारत में ये सारा हो रहा है। अब इस प्रकार का जब ये वातावरण बनता है, इस प्रकार का जब ये सारा नरेटिव खड़ा करने का प्रयास होता है, तो भले ही भारत में, लेकिन कुल मिलाकर के जो एक सोचने वाला वर्ग है भारत में या भारत के बाहर में, ये सोचने वाला वर्ग, विचार करने वाला वर्ग, इंटेलेक्चुअल वर्ग, इसको कहीं ना कहीं लगता है। क्योंकि अगर एक बार आप कहेंगे तो मान सकते ठीक है ये एक आर्टिकल है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि उसकी प्रतिध्वनि, मतलब बार बार, कहीं एक बार यहां से, एक बार वहां से, एक बार वहां से, तो आज 3 जून को ये वाले प्लेटफॉर्म पे अरुंधति रॉय रॉय लिख रही है, तो वहां पे स्क्रोल में कोई रुचिका जोशी लिखेगी, तो वहां पर अयूब राणा लिखेगी। ये सारे अलग अलग लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग पद्धति से जब लिखते हैं, तो इनका जो मैंने इको कहा, वो इको ऐसा खड़ा होता है कि मान लीजिए भारत में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है। फिर जैसा मैंने कहा कि 8 जून को, फिर 5 जून को policy.com का ये हुआ, फिर 8 जून को अरुंधति रॉय ने दलित कैमरा में बहुत कुछ लिखा, इंडियन रेसिज्म टुवर्ड्स द ब्लैक पीपल इज ऑलमोस्ट वर्स देन द व्हाइट पीपल इन रेसिज्म वगैरह। 9 जून को वायर में दिव्या चेरियन ने एक लंबा सा आर्टिकल लिखा। 17 जून को डिप्लोमेंट में सुरभि सिंह लिखती है, ब्लैक लाइव्स मैटर शुड बी अ वेकअप कॉल फॉर इंडिया। उसमें मुस्लिमों के साथ भेदभाव हो रहा है, कहते हैं रिलीजियस माइनॉरिटीज एंड मुस्लिम्स इन पर्टिकुलर बिकेम द टारगेट ऑफ slurs like the terrorist, jihadi and Pakistani, and those who came out in support of the minorities were branded as anti-nationals। ऐसा बहुत कुछ लिखा है। फिर 21 जून को प्रिंट के हिंदी संस्करण में कांचा इलैया शेफर्ड का एक बड़ा सा आलेख आता है कि भारत में जाति विरोधी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए ब्लैक लाइव्स मैटर जैसा आंदोलन चलना चाहिए, आग लगनी चाहिए। अब इन सबको, आप ये तो कुछ महीने दिए, लेकिन ये तो चलता जा रहा है। इन सबको अगर हम देखेंगे तो एक चित्र सामने आता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखेंगे तो जैसा प्रतिध्वनि आता है, एक बोल रहा है उसका दूसरा प्रतिध्वनि यहाँ से, कोई वायर से लिख रहा है, कोई इससे लिख रहा है, कोई डिप्लोमेट में लिख रहा है, कोई स्क्रोल में लिख रहा है, कि सबसे एक वातावरण खड़ा कर रहे हैं। इसलिए इस प्रकार का नरेटिव बिल्डिंग का एक एक्सरसाइज हम लोग को पॉजिटिवली करना चाहिए, और उसमें सातत्य चाहिए। उसके अलग अलग एंगल से, अलग अलग माध्यमों के माध्यम से वो सामने आना चाहिए, और ये एक्सरसाइज करने का दायित्व हमारे ऊपर है। हम प्रज्ञा भारती के, प्रज्ञा प्रवाह के कार्यकर्ताओं पर है कि हम लोग ने ये करना चाहिए, क्योंकि इंटेलेक्चुअल क्षेत्र में, बौद्धिक क्षेत्र में काम करने वाले हम लोग हैं। इसलिए ये भी एक प्रकार से हम कहेंगे कि हमारा एक कार्य हम उस पद्धति से कर सकते हैं। फिर साप्ताहिक और पाक्षिक संगोष्ठी है, कुछ तय करके अगर हम 15 दिन में एक बार या एवरी वीक इफ वी डू समथिंग, जैसे अपने प्रज्ञा प्रवाह के तेलंगाना प्रांत ने या उस क्षेत्र ने अभी कोरोना काल में बहुत अच्छा एक्सरसाइज किया। उन्होंने देश के अलग अलग ज्वलंत विषयों पर उस क्षेत्र के जो प्रमुख हैं उन सब लोग को बुलाया। चूंकि ये सारा वर्चुअल ये था, इसे बुलाना आसान था। अब उसमें बलोचिस्तान फ्रीडम मूवमेंट्स के जो एक नेता है, जो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, सीधे उन्हीं को बुलाया। तो उसमें राइट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ जो कहते हैं कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, कैसा असंतोष है, किस प्रकार से चल रहा है, वो सारा उन्हीं ने बताया। जीएसएन मूवमेंट के कोई थे, उनके माध्यम से उनको बुलाया। ऐसे लोगों के माध्यम से जब हम लोगों के सामने लाते हैं, एक प्रबुद्ध वर्ग में इस प्रकार की संगोष्ठियां या इस प्रकार के सेमिनार्स अगर हम करते हैं, तो उसका एक प्रभाव होता है। तो उसकी एक नियमितता अगर रहती है, प्रति सप्ताह, प्रति 15 दिन में, भोपाल में इस प्रकार से होता है कि एक नियमित उसका पीरियडिसिटी है, उसमें कुछ ना कुछ इस प्रकार का आयोजन होता है, तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से सब पे होता है। फिर हमारी मातृशक्ति है, 50% समाज का अंग या मातृशक्ति का है, महिलाओं का है। तो महिलाओं को सामने रखकर, महिलाओं के विषय में, फिर महिलाओं के द्वारा इस प्रकार के भी कार्यक्रम आयोजित करें, तो उनकी हिस्सेदारी हमारे सारे सारे कार्यक्रमों में बढ़ेगी। इसलिए मातृशक्ति युवा वर्ग है, युवा वर्ग की सोच, उस प्रकार से उनको नरिश करना, उस प्रकार से वो विषय उस प्रकार से रखना, ये सारा एक मतलब सिस्टमेटिकली करने का, एक पद्धति के साथ विकसित करके करने के विषय है। फिर एक, अगर आपको याद होगा कि आ, ये अभी जब बुरहान वानी है, या अभी जिसको फांसी दी थी, तो उसको छुड़ाने के लिए लगभग 100 देश के प्रमुख, जो पाकिस्तान का जो कश्मीर का बड़ा ये था, और जो हमारे टेररिस्ट अटैक हुआ था भारतीय संसद पे, उस पे वो आरोपी था। सुप्रीम कोर्ट में आरोप सिद्ध हुआ, और सुप्रीम कोर्ट में आरोप सिद्ध होने के बाद उसको सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा दी।
वो फांसी की सजा टले इसके लिए देश के 100 प्रसिद्ध ऐसे लोगों ने एक स्टेटमेंट निकाला। अब वो एक प्रकार से देश विरोधी है, देशद्रोही है, ये सिद्ध हुआ है। ये न्याय व्यवस्था से सिद्ध हुआ है। उसको बहुत वर्ष लगे लेकिन सिद्ध हुआ। 12-15 वर्ष लगे, लेकिन 12-15 वर्षों में भी न्याय व्यवस्था ने उतना समय लिया, लेकिन ये सिद्ध किया। सारे आर्गुमेंट उसके खिलाफ हुए, लेकिन उसके बाद भी न्याय व्यवस्था ने सिद्ध किया कि ये देशद्रोही है। इसने संसद के आक्रमण पे, जो संसद भवन में आक्रमण हुआ था, इसमें इसकी हिस्सेदारी है, इसकी योजना में इसका हाथ था, साबित हो गया। उसको फांसी की सजा दी। इसके बाद भी देश के 100 लोगों ने एक स्टेटमेंट निकाला, और वो पूरे सारे देश के सारे कोने कोने के जितने भी भाषा के समाचार पत्र थे, सब सारे समाचार पत्रों में वो प्रमुखता से छपा कि देश के ये 100 बुद्धिजीवी इस प्रकार से अपील कर रहे हैं राष्ट्रपति से कि आप उनको दया की भीख दीजिए और उनको फांसी पे मत चढ़ने दीजिए। अब ये जो स्टेटमेंट निकालने का ये है, ये सारे अभी अपने इस प्रकार के नकारात्मक कामों के लिए ये बड़ा एक महत्वपूर्ण टूल है, हथियार है। इसमें फांसी तो नहीं टली, लेकिन इसका एक प्रेशर बनता है, इसका एक समाज में असर जाता है। अरे ये सारे सोचने वाले लोग, ये बड़े बड़े लोग, ये साइंटिस्ट है, ये बड़े प्राध्यापक है, ये वाइस चांसलर है, ये पुराने वाइस चांसलर रह चुके हैं, ये लेखक है, ये कवि है, ये साइंटिस्ट है, ये उद्योगपति है, ये सारे लोग मिलकर स्टेटमेंट लिख रहे हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ दम होगा, कुछ मीनिंग होगा। ये ऐसा प्रेशर बनता है। इस प्रकार से अच्छे कामों के लिए हमने भी ऐसे हस्ताक्षर अभियान चलाना चाहिए। उसके लिए क्या क्या करना है हमने? तो हमारे प्रदेश में, हमारे प्रांत में ऐसे जो बुद्धिवादी लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, जो थोड़ा राष्ट्र के बारे में सोचते हैं, बिल्कुल संघ के स्वयंसेवक नहीं होंगे, चलेगा, लेकिन राष्ट्र के बारे में सोचते हैं, अच्छी बात सोचते हैं, उनसे पहले से बात करके रखना कि ऐसे कोई भी अगर विषय आएंगे तो हम आपको कंसेंट लेंगे, फोन पर बात करेंगे, आजकल व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे मैटर भी भेजेंगे, आप अपना कंसेंट दीजिए, और हम लोग एक ही दिन में कुछ घंटों के अंदर 50, 60, 70 लोगों का कंसेंट, 30, 35 लोगों का कंसेंट करके एक पत्रक निकालेंगे। इन सारे लोगों ने, सारे बड़े डिग्निटरीज ने कहा है कि ये चीजें होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। पालघर में मॉब लिंचिंग हुआ, 2 साधुओं को पीट पीट कर मारा, कम्युनिस्ट लोगों ने मारा। वहां का जो विधायक है वो CPIM का विधायक है। वहां पे कम्युनिस्टों की लॉबी है, कम्युनिस्टों का गढ़ है वो, और कम्युनिस्ट लोग बिल्कुल विश्व हिंदू परिषद इस प्रकार की गतिविधि नहीं चाहते हैं। इसलिए आइडेंटिफाई होने के बाद ये साधु है, इस प्रकार से संस्थाओं के साथ संबंध है, उनको पीट पीट के मारा है। ये मॉब लिंचिंग है। लेकिन आज मॉब लिंचिंग बोला तो अखलाक याद आता है, हमारे साधुओं के नाम नहीं याद आता है, क्योंकि वो नरेटिव उस प्रकार से हमने बनाने का जो प्रयास करना चाहिए वो और करने की आवश्यकता है। उसके ऊपर पत्रक निकले, बंगाल के प्रमुख 50 भद्रजन पत्रक निकाले कि इस प्रकार से भारत के देश में साधुओं को इस प्रकार से पीट पीट के मारना अत्यंत नृशंस है, अमानवीय है, इसके हम कड़े शब्दों में भर्त्सना करते, निंदा करते हैं। ऐसा भी अगर आता है और देश के सारे कोने कोने से इस प्रकार से पत्रक अगर निकलता है तो उसका एक परिणाम है, प्रभाव है, सारे देश में उसका परिणाम है। इसलिए इस प्रकार से स्टेटमेंट जो है, प्रमुख व्यक्तियों के स्टेटमेंट जारी करना, यह भी हमारे कार्य का एक हिस्सा है। देश के मीडिया से एक सकारात्मक संपर्क हमारा रहे, विभिन्न विषयों पे स्टडी सर्कल हम चलाते रहे, स्टडी सेल कहे उसको, CEL सेल या स्टडी सर्कल कहे, लेकिन कुछ ना कुछ मूलभूत आरक्षण, कई बार हम लोग इस पे करते हैं, लेकिन उसमें मूलभूत चिंतन पे जाए, विषय पे जाए, वो सारा सब करने की आवश्यकता है। एकेडमिक फील्ड पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उस पर हम काम करें। जो एकेडमिक फील्ड पे अब जो लोग काम करते हैं, उसमें जो कोई विद्यार्थी अगर कोई PhD करना चाहता है तो हम प्रयास करें, अगर वो सामाजिक वगैरह इस विषय पर PhD कर रहा है, टेक्निकल नहीं है, बाकी विषय पर कर रहा है, तो उनका प्रयास करें कि वो कोई राष्ट्र से संबंधित कोई विषय इस प्रकार का लेकर उस पर PhD करें, उस पर डॉक्टरेट करें, उस पर थीसिस लिखें। ऐसा अगर हम करेंगे और पेपर पब्लिश उसके होते हैं, तो पेपर पब्लिश होने का एक एकेडमिक प्रेशर भी समाज पर और देश पर होता है। हमारे अच्छे कार्यों के लिए, हमारे मूलभूत चिंतन के लिए इस प्रकार का एकेडमिक प्रेशर बनना, एकेडमिक इसमें उसका मंथन होना, यह भी एक आवश्यक प्रक्रिया है और यह भी होना चाहिए। कुछ सर्वे भी हम कर सकते कोई विषय पे लेकर, जैसे ये
कैटल स्मगलिंग होती है, पशु लोगों को मतलब जिसका गौवंश का जो गायें हैं उनको चोरी कर कर बांग्लादेश की सीमा पर लेकर जाते हैं। ऐसा कुछ सर्वे हो सकता है क्या, कहाँ कितना क्या जाता है, कुछ आंकड़े सामने आए, वो आंकड़े पब्लिश करें, लोगों के सामने लेकर जाए, तो उसका एक परिणाम होता है, उसका एक अपना प्रभाव होता है। ये सब करते समय ये जो हमारा सारा काम है, ये सब करते समय कुछ बातें हमने करना चाहिए और कुछ बातें नहीं करना चाहिए। एक तो हम ये ध्यान रखें कि हमारा जो कार्य है ये हमारी की चौकट है, हमारे ये प्रबुद्ध मतलब हमारा एक वैचारिक कार्य है। तो हमको जो दायित्व दिया है वैचारिक कार्य का दायित्व है। अभी बीच में कोरोना काल में जब माननीय नंद कुमार जी अपने जो अखिल भारतीय संयोजक हैं वे वृत्त ले रहे थे सब जगह का, तो कई स्थानों पर कई प्रांतों से लोगों ने कहा कि हमने कोरोना के काल में और इतने लोगों को मदद की, इतने जगह वो राशन के पैकेट्स पहुंचाए, वो अच्छा है, बहुत अच्छा है, समाज के लिए कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, उसमें कोई गलत बात नहीं। लेकिन वो प्रज्ञा प्रवाह के कार्य के अंदर नहीं है। हम सेवा भारती के कार्य के अंदर अपना बताए ठीक है चलेगा, लेकिन प्रज्ञा प्रवाह के कार्य में ये कार्य अच्छा है क्या, अच्छा है, करना चाहिए क्या, करना चाहिए, लेकिन उसके लिए जो जो लोग हैं वो करें, हम भी करें, तो एक हमारा अलग से एक कार्य है उसमें हम करें। लेकिन प्रज्ञा प्रवाह का कार्य हमारा है वो वैचारिक क्षेत्र का कार्य है। ये चौकट हम अपने दिमाग में स्पष्ट कर लें कि वैचारिक स्वरूप में जो भी कार्य है वो हमारा कार्य है, हम उसमें काम करेंगे और वैचारिक शक्ति के माध्यम से समाज में परिवर्तन, ये हमारी ताकत है और ये हम कर सकते हैं। इसलिए ये चौकट हम एक बार ये करें। फिर जैसा अभी मैंने कहा कि मातृशक्ति युवाओं के लिए, महिलाओं युवाओं के लिए एक अलग से कार्यक्रम करें, उनको इन्वॉल्वमेंट करने की हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें। और जब हम संवाद करते हैं, अब आज तो अभी मैं बोल रहा हूं और आप लोग सुन रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा एक संवाद का कार्यक्रम होगा, होना भी चाहिए अलग अलग इसमें, इस बात में हम चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें एक दूसरे को जीतना ही उसका लक्ष्य नहीं है। हम संवाद कर रहे हैं, जीतने के लिए नहीं कर रहे, एक दूसरे पे जीतने के लिए नहीं कर रहे। इसलिए हम संवाद, हमारा हमारा मनोभाव ऐसा रहे कि ठीक है आपकी ये विचारधारा है, ठीक है ये मेरी विचारधारा है, ये मैं कह रहा हूं, लेकिन एक दूसरे पे जीतना, एक दूसरे पे ये करना, एक दूसरे को काटना, उसके विचार काटना, ये हमारी शैली नहीं होनी चाहिए, हमारे कार्य की शैली नहीं होनी चाहिए। हमारे कार्यक्रम कार्य जो भी करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसमें शोध का हमारा एक स्वभाव होना चाहिए, उसके पीछे अंदर 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 तक जाएंगे, उसमें कुछ ना कुछ रिसर्च करेंगे, रिसर्च कुछ ना कुछ विषय निकालेंगे, ये होना चाहिए। वाचन होना चाहिए, विविध वाचन के विषय रहे उसमें। पुस्तक अगर पढ़ते हैं तो पुस्तकों की समीक्षा हम करें अलग अलग प्रकार की। जैसा मैंने अभी कहा कि संशोधनात्मक जो कार्य है, रिसर्च ओरिएंटेड, उसके लिए हम तैयार रहें। और जैसे बंगाल में कई बार हम लोग बंगाल के बाहर के हैं, कई बार ऐसा ध्यान में आता है कि वहां पर बहुत ज्यादा हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, शारदा पूजा करने के लिए मनाही हो रही है, गौ तस्करी बहुत ज्यादा हो रही है, बांग्लादेश की सीमाओं पर इस प्रकार का हो रहा है, लेकिन उसके आंकड़े नहीं मिलते, तथ्य नहीं मिलते। ये गांव है, ये व्यक्ति का नाम नहीं मिलता, तो ये गांव है, यहाँ पर इतना इतना है, यहाँ पर ऐसा पकड़ा गया, और ये गोवंश करते समय ये ट्रक नंबर, ये इस प्रकार थोड़ा जानकार रहे तो उसको ज्यादा जोर के साथ पूरे देश में अपन लिख सके या बोल सके। तो ऐसे इसमें ज्यादा संशोधन करना, कितने ट्रक जाते होंगे, कितने ट्रक्स में ये कैटल जा रहे हैं, ये गोवंश हमारा जा रहा है, गाय जा रही है, किस प्रकार से हमें अगर मान लीजिए शारदा पूजन के लिए मनाही हो रही है तो कैसी हो रही है, अगर हमारे हिंदू परिवारों को दबाया जा रहा है, पूजा पद्धति के लिए मना किया जा रहा है, तो कितने गांव में किस प्रकार से इतनी ऐसी घटना हुई, ऐसा कुछ उसका सर्वे अगर आता है, इस प्रकार से कुछ अगर उसकी जानकारी आती है, ठोस जानकारी आती है, तो उसका एक सकारात्मक परिणाम होता है, उसका सारा समाज में एक प्रभाव होता है। तो उसके लिए भी उस प्रकार की जानकारी, उस प्रकार की ये अगर हम कहें तो ज्यादा अच्छा है। और सकारात्मक और प्रेरणादायी विषयों पर जोर, इस पे ज्यादा जोर हमारा होना चाहिए। जनरली एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताऊं, मैं एक संस्था में एक बड़ी इंस्टीट्यूट में संबंधित था, वहां पर एक बजट की मीटिंग चल रही थी। बजट की मीटिंग में चार एजेंडा में चार विषय थे। चार विषयों में पहला विषय था कि एक प्रोजेक्ट, उस इंस्टीट्यूट का एक बड़ा प्रोजेक्ट, बड़ा एम्बिशियस उसका प्रोजेक्ट था, जिसके लिए एडिशनल 1.7 करोड़ रुपए का बजट सैंक्शन किया। विषय सामने आया, फिर कहा हाँ हाँ ठीक है, ये ऐसा ऐसा विषय, इसके लिए 1.7 करोड़ का बजट है। एक हाथ प्रश्न आया होगा, 2 या 3 मिनट में 1.7 करोड़ का बजट सैंक्शन हो गया।
दूसरा विषय था कि कैंपस के अंदर बड़ा सा कैंपस था, कैंपस के अंदर मतलब उस प्रीमाइसेस में देयर वाज अ रोड कंस्ट्रक्शन। सो फॉर द रोड कंस्ट्रक्शन देयर वाज अ बजट फॉर 50 लाख। तो 50 लाख सैंक्शन होना था। फिर प्रश्न आया कि कौन बना रहा है, क्या बना रहा है, वो डामर की रोड है, टार रोड है, और इट्स सीमेंटेड रोड, व्हाई सीमेंटेड रोड शुडंट बी देयर, व्हाई टार रोड, और फिर उसके शोल्डर्स में क्या है वगैरह वगैरह, ऐसा चर्चा चली। दैट वाज अराउंड से 15 मिनट के लगभग वो चर्चा चलती रही। फिर आया विषय कि हमारा साइकिल स्टैंड बनना है। साइकिल स्टैंड का एक्सटेंशन, साइकिल स्कूटर जो स्टैंड था, उस स्कूटर स्टैंड का एक्सटेंशन करना था। एक्सटेंशन करना था, उसका 60,000 रुपीज का बजट था। तो 60,000 के बजट में फिर कितनी स्कूटर आती है, क्या आती है, उसकी शेड कैसा होना चाहिए, फिर पानी कैसे आएगा, फिर कार के लिए क्यों नहीं, कार ज्यादा बढ़ेगी, स्कूटर कम होगी, उसके लिए क्यों नहीं कर रहे। ऐसा करते करते 20-25 मिनट तक उस विषय पर चर्चा हुई। 60,000 रुपीज के लिए 20-25 मिनट। उसके बाद का लास्ट टॉपिक वॉज कि जो चाय वहां पे सर्कुलेट, चाय वाला एक जो छोटा कैंटीन था, वो कैंटीन वाला ठीक नहीं, कैंटीन बदलना है, तो उसका कोई एक 5-10 हजार रुपए का वो लेकर उसे वो कैंटीन बदलना है, जो कुछ था छोटा सा विषय। अब वो चाय कैसी क्या होनी चाहिए, चाय के साथ वो ब्लैक टी भी होनी चाहिए कि नहीं, फिर उसमें खाने के लिए क्या होना चाहिए, इस सब पे चर्चा चलती गई। वो लगभग 45 मिनट्स तक चली। मजेदार बात है, जिस विषय पर पूरे इंस्टीट्यूट का भविष्य आधारित था, उस पर चर्चा चली मात्र 1-2-3 मिनट। 1.7 करोड़ रुपए पे 50 लाख का जो रोड का कंस्ट्रक्शन था, रोड प्रीमाइसेस के अंदर रोड था, 50 लाख का बजट था, उस पर 5-10 मिनट 5-10 मिनट चर्चा चली है। जो साइकिल स्टैंड था 60,000 का, उस पर 20-25 मिनट चर्चा चली। और जो चाय का मात्र सिर्फ कैंटीन बदलने का, कॉन्ट्रैक्टर बदलने का छोटा सा मामला था, उस पर पौन घंटा चर्चा चली। मैं सारा इसलिए बताया, ये दूसरे एनालॉजी में हमें सोचना चाहिए। जब हम चर्चा के लिए बैठते हैं तो कई बार छोटे छोटे जो विषय होते हैं, जैसा मैंने अभी कंगना रनौत का विषय, बिकॉज दैट्स अ वेरी लेटेस्ट टॉपिक इन फ्रंट ऑफ अस। सो व्हाट हैपेंस जनरली, व्हाट वी डू, वी वी स्टार्ट टॉकिंग ऑन द स्मॉल इश्यूज मोर एंड मोर, और वो फिर वो डिस्कशन ऐसे लेवल पे जाता है कि वो बहुत दूर लंबा चला जाता है, उसमें मनमुटाव भी कई बार होता है। इसको अवॉइड करें। जो बड़े विषय हैं उस पर ज्यादा ध्यान दें, उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स निकाले, उसके अलग अलग डायमेंशंस निकाले। 2-3 लोगों को कहे कि इस विषय पे तैयार रखो, इस विषय का ये एस्पेक्ट आप लीजिए, इस विषय का ये एस्पेक्ट आप लीजिए, लेकिन उस पर ज्यादा चर्चा होना अपेक्षित है। ये हमारे प्रज्ञा प्रवाह की अपेक्षा है कि हम उस प्रकार से ऐसे जो प्रमुख विषय है उस विषयों पर ज्यादा हम बात करें। फिर समाज को तोड़ने वाली या हानि पहुंचाने वाली भाषा हम कदापि ना करें। हम जो प्रज्ञा प्रवाह के कार्यकर्ता हैं, हम लोग वो भाषा कदापि ना करें। उस प्रकार के ग्रुप्स में भी हम लोग इस प्रकार की भाषा का कभी प्रयोग ना करें। होता क्या है, मैं आपको उदाहरण बताता हूं। बाबा साहब अम्बेडकर जी का अध्ययन बहुत ज्यादा अच्छे से हमने नहीं किया होता है। आरक्षण, उसकी भावना, उसकी भूमिका, उसके बारे में बहुत ज्यादा अध्ययन नहीं किया होता है। तो हम यहाँ पर हमारे फोरम में तो कई बार बोलते नहीं, बहुत अच्छा है, आरक्षण होना चाहिए, ये सब है, बाबा साहब अम्बेडकर ठीक ठाक है। और जब इस प्रकार के ग्रुप्स होते हैं तो उसमें आरक्षण के ऊपर हम बहुत भद्दी बात, कई लोग मतलब बहुत भद्दी भाषा में बात करते हैं, दलितों के बारे में गलत भाषा का प्रयोग करते हैं। ये नहीं, ये हम कार्यकर्ता के नाते हमसे अपेक्षित नहीं है। हम बहुत संयमित भाषा का हमेशा प्रयोग करें, और इस प्रकार से समाज तोड़ने वाले किसी भी फोरम में, फ्रंट में, ग्रुप में हम शामिल ना हो। तोड़ना हमारा काम नहीं, जोड़ना हमारा काम है, हमेशा हम ध्यान में रखें। इसलिए उससे हमने बचना चाहिए। कार्यक्रम भी जो करते हैं तो सामान्य ज्ञान बढ़ाने वाले कार्यक्रम या राजनीतिक गतिविधियों की जानकारी देने वाले कार्यक्रम, इससे हमने बचना चाहिए। हमारा फोरम सामान्य ज्ञान बढ़ाने का फोरम नहीं है, उसके लिए अलग से फोरम है, वो करेंगे। लेकिन हमारा जो फोरम है, फोरम मतलब हमारा जो संगठन है, प्रज्ञा प्रवाह है, ये कोई राजनीतिक गतिविधियां की जानकारी देने वाला भी नहीं है। हाँ, कुछ समाज को या देश को जिसके कारण कुछ प्रभावित हो रहा है देश या समाज, ऐसी कुछ अगर गतिविधियां है जिसमें राजनीतिक कुछ गतिविधियां है, उसके बारे में चर्चा स्वाभाविक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन किसी राजनीतिक गतिविधि की जानकारी देने के लिए ही कार्यक्रम करना, ये अपेक्षित तो नहीं है। डोंट्स जो हम कहते हैं उसमें आता है, ये नहीं होना चाहिए साधारणतः।
हम जो कार्यकर्ता है प्रज्ञा प्रवाह के, हम एक जगह तो कह रहे हैं कि हम लोग वक्ता भी होना चाहिए, हम लोग लेखक भी होना चाहिए हम लोग, क्योंकि हम समाज के मुखर, हम स्वर है समाज के, हम चेहरा भी है समाज के। लेकिन इसी के साथ साथ हम ये भी अभी कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता ये मंच, माइक, इससे थोड़ा दूर होना चाहिए। दूर होना चाहिए मतलब क्या? हम समाज के स्वर हैं, हम समाज का इस प्रकार से हम समाज की आवाज को मुखर करना चाहिए, इसमें वक्ता लेखक सब कुछ होना चाहिए, लेकिन हमें उसका मोह नहीं होना चाहिए कि माइक दिखाओ, माइक का मोह, फिर हम ही बोलते गए, ऐसा ना करते हुए, क्योंकि हम प्रज्ञा प्रवाह के कार्यकर्ता हैं, हम बाकी लोग को और चांस दे, बाकी लोग को अवसर दे, बाकी लोग को जरा थोड़ा आगे बढ़ाए, कुछ करे, तो फिर एक अच्छा ताना बाना बुनता है और अच्छा एक संगठन के रूप में हम एक मजबूत रूप में समाज के सामने जाते हैं। दूसरा कि अनेक अलग अलग बिंदु है जिसमें परिवर्तन होता रहता है। जैसे हमने कहा, हमारा बहुत परिवर्तनीय ऐसा हिंदुत्व है, हमारा परिवर्तनीय सोच है, और इसीलिए हम आज इतने वर्षों तक टिके हुए हैं। ये सारा परिवर्तन अलग अलग विषय में होता है। हिंदुत्व छोड़कर, हिंदुत्व की मूलभूत चिंतन को छोड़कर हम बाकी सारी चीजों में परिवर्तन के लिए तैयार है। कोई कहे भाई आप ये पोशाक क्यों पहने हैं, वो पोशाक पहने, जैसे संघ का गणवेश बदलाना, क्या फर्क पड़ा? हम गणवेश हमारा, ये गणवेश हमारा टैबू नहीं था, ये गणवेश हमारा ये नहीं था कि नहीं गणवेश चला गया तो हम संघ चला गया, ऐसा नहीं। हिंदुत्व चला गया तो संघ आएगा, हिंदुत्व चला गया, हमारी मूलभूत चिंतन, हमारी मूलभूत विचारधारा चली गई, तो प्रज्ञा प्रवाह का अर्थ नहीं है। लेकिन बाकी छोटी मोटी जो बाह्य बातें हैं, कर्मकांड जैसी बातें हैं, उसमें थोड़ा बहुत इधर से उधर हुआ, तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा रोष प्रकट करना, गुस्सा प्रकट करना, ये ना करते हुए ठीक है, अभी इस कार्यक्रम में इस प्रकार का स्वरूप है, इस कार्यक्रम में उस प्रकार का स्वरूप चलता है, मूलभूत चिंतन को नहीं छोड़ना, उसमें कोई समझौता नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। इस प्रकार से ये कुछ डोंट्स है कि ये जो हमें नहीं करने हैं, ये समाज में प्रज्ञा प्रवाह के नाते जब हम काम करते हैं तो ये सारी चीजें हमने नहीं करनी है, ये हमने तय करना है। इस प्रकार से मुझे लगता है कि हम एक वैचारिक व्यासपीठ है, वैचारिक मंच है, वैचारिक फोरम है, वैचारिक संगठन है, और आज का जो परिदृश्य है, इसका पोस्ट कोरोना परिदृश्य बहुत अलग है। पोस्ट कोरोना इसको कहते हैं, ये जो जीवन शैली है ये भी अलग है, विचार करने की लोग की शैली भी बदल रही है, भारतीयता के बारे में लोगों का आकर्षण बढ़ा है, पूरे विश्व में बढ़ा है। ये सिर्फ नमस्ते करने जैसा विषय नहीं है, पूरा सारा दुनिया आज नमस्ते कर रही है। दुनिया में बहुत ज्यादा योग के प्रति आकर्षण बढ़ा है, दुनिया में बहुत ज्यादा आयुर्वेद के प्रति आकर्षण बढ़ा है, ये सारी चीजें हो रही है। इसलिए नया जो एक पोस्ट कोरोना का ये समय है, परिदृश्य है, इसमें हमारी भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारे इथोस, हमारे प्रिंसिपल्स, हमारे मूलभूत जो चिंतन है, उसको बड़ी प्रखरता के साथ और सातत्य के साथ लगातार अगर हम समाज के सामने लेकर जाएंगे तो एक समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन ये हो सकता है। समाज की वो मानसिकता बन रही है, तो बनाने के लिए हमारे जैसा एक वैचारिक संगठन अगर खड़ा होता है तो ये प्रक्रिया और जल्द गति से संपन्न होगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, इतनी देर तक सुना, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद। समय कम बचा है, लेकिन अगर आपको प्रश्न पूछने हैं तो आप पूछ सकते हैं, संयोजक तय करेंगे कि कितने प्रश्न कैसे करना है, अगर पूछने हैं। धन्यवाद। ये सुगभीर प्रज्ञा की जो बौद्धिक हम लोगों ने पाया आदरणीय श्री प्रशांत जी से, उसके हम कृतज्ञता प्रकाश कर रहा हूँ अंतर से। और ये जो प्रश्नोत्तर का जो सेशन अभी शुरू होने वाला है, उसमें हम लोग पहले उड़ीसा से हमारा जो प्रदेश कार्यकारिणी के जो है, हम पहले अंबिका जी, श्री अंबिका प्रसाद मोहंती, हाँ, उनको पहले, नमस्कार। अगर आपकी कोई प्रश्न हाँ, हो तो। नहीं, बहुत बहुत ही प्रमुख
क्या मिला? हमारे तरफ से कोई प्रश्न नहीं है। ठीक है, और इसके बाद हम उत्तर बंग, लोकप्रज्ञा उत्तर बंग से श्री शुद्ध सत्य चौधरी जी है। शुद्ध सत्यदा को आग्रह प्रकाश करते हैं कि अगर प्रशांत जी से आपकी कोई, हाँ हाँ, नहीं, नमस्कार। मुझे अब कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि प्रशांत जी ने जिस तरह से हमें समझाया ये बहुत अच्छी तरह से हमको उपलब्ध हुआ है। बहुत समृद्ध हुआ हूँ मैं, हम लोग, तो कोई प्रश्न नहीं है अभी। ठीक है। अब हम उत्तर बंग से ही माननीय श्री डॉक्टर सुमन पाणिग्राही, सुमन दा को आग्रह प्रकाश करते हैं अगर कोई प्रश्न है प्रशांत जी के ये प्रबुद्ध भाषण के। या प्रशांत जी नमस्कार। नमस्कार मैं सुमन पाणिग्राही मालदा से बोल रहा हूँ। जी। तो मैं जिस डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ यहाँ बहुत सारे चीजें हैं, तो जो आपने अभी आलोचना की है, तो मैं दो चीजें जानना चाहूंगा। जैसे हमारे यहाँ बड़ा नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है जो आदिवासी भाइयों को लेके, उसमें कुछ मुस्लिम है, तो आदिवासी हिंदू नहीं है। इस मंच के लेके यहाँ बहुत बड़ा उन्होंने पोसेशन निकाले हैं, और अभी लॉकडाउन के बीच में भी उन्होंने एक पोसेशन निकाले थे। तो ऐसा है, जो अभी व्हाट्सएप और फेसबुक में भी उन लोग बहुत सारे लिख रहे हैं और गीता का भी रेफरेंस दे रहे हैं उसमें, जो बिल्कुल झूठ है। और उसको अभी जो कॉलेज में पढ़ने वाले हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे हैं, खास करके आदिवासी है, उन्होंने बहुत मतलब कैच कर रहे हैं उसको। तो उसमें हम कैसे उसको मतलब काम कर सके। हालांकि मैं छोटा मोटा लेख लिखता हूँ, लेकिन उसमें उतना भी इफेक्टिव नहीं हो रहा है। और दूसरे जो आपने गो तस्करी के बारे में बताए, ये यहाँ बहुत ज्यादा होता है, लेकिन प्रॉब्लम सबसे ज्यादा ये है कि इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता नहीं है, और इसके बारे में अगर इन्फॉर्मेशन लेने जाते तो थोड़ा रिस्क का भी काम हो जाता है। तो इसके लिए कैसे हम प्रज्ञा प्रभा की तरफ से लिख सकते हैं, और कैसे मेरा काम करना चाहिए, थोड़ा सा अगर मार्गदर्शन दे तो अच्छा रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोनों प्रश्न जो है आपने कहे, वो दोनों बहुत मूलभूत प्रश्न है और बड़े प्रश्न है। ये जो आदिवासी हिंदू नहीं है, ऐसा जो नैरेटिव चल पड़ा है, ये सिर्फ मालदा या उत्तर बंग तक सीमित नहीं है, ये पूरे सारे देश में चल रहा है। छोटा सा उदाहरण आपको बता रहा हूं मैं, बाकी म्यूट कर देंगे क्या प्लीज। तो मंडला हमारे पास का, जबलपुर के पास का जिला है। मंडला में 2001 का जो सेंसस था, उसमें हिंदुओं का जो प्रतिशत था वो लगभग 96% था। हिंदू 96% और बाकी लोग 4% के अंतर्गत आते थे। अभी जो 2011 का सेंसस हुआ, उसमें हिंदुओं का परसेंटेज वो वहां से गिर कर सीधे 83% तक आया, 84% तक आया। अब ये इतना ज्यादा कैसे गिर गया? 12% हिंदुओं का परसेंटेज गिर गया। मुस्लिम बढ़े नहीं, क्रिश्चियन बढ़े नहीं। तो उन्होंने 2011 के सेंसस में लिखवाया, आदिवासियों ने लिखवाया, प्रयास करके लिखवाया कि हिंदू के कॉलम में नहीं लिखा उन्होंने, जो अदर्स करके कॉलम था, 6th कॉलम, उसमें उन्होंने अपना नाम डाला। अब ये दिखा रहे, वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि कन्वर्ट तो कर नहीं सकते, तो कन्वर्ट नहीं कर सकते तो कम से कम आदिवासी हिंदू नहीं ऐसा कहेंगे तो हिंदुओं की जनसंख्या कम दिखेगी, और उसके कारण एक देश को समस्या निर्माण होगी। उसमें हमें जो करना ये है, उसमें कल्याण आश्रम ने बहुत कुछ काम किया है, कर भी रहे वो। उसमें वनवास आदिवासियों की और हमारी मतलब आदिवासी और हम सब एक ही है। ये सारी परंपराएं कैसी है, उनके देव देवता, उनके अलग अलग पुराने उनके राजा महाराज, फिर उनकी अलग अलग परंपराएं कैसी चलती है, उनकी देवी की यात्राएं कैसे निकलती है, इसके बारे में जितना ज्यादा लेखन हो सके वो करना है। हमारे मध्य प्रदेश में वनवासियों की बहुत ऐसी यात्राएं निकलती है, बहुत ज्यादा देवताओं के उनके मंदिर है, जो सब एक ही है, कॉमन है। भगवान शिव शंकर के अलग से मंदिर है जिनको वो पूजा करते हैं। तो इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा लेखन हो सके, इसमें कॉमनैलिटी बहुत ज्यादा दिखे, ऑब्वियसली ये करने की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा करने की आवश्यकता है। ये एक। गो तस्करी के बारे में मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे कि बहुत रिस्की है, क्योंकि वहां पर सीधा वो खून करते हैं अगर उसको ये लगे कि ये लोग कोई बीच में आते हैं तो। और वो मैं
जानता हूं कई लोग को उन्होंने मार भी डाला है, इसलिए बच के थोड़ा रहना तो पड़ेगा, लेकिन उसकी जानकारी हम अलग अलग सूत्रों से अगर निकाल सकते हैं, जैसे उसमें कितनी ट्रक जाती है, ट्रक का ओनर कौन हो सकता है, ट्रक के नंबर में मिले तो आजकल वो जो उनका पोर्टल है उस पोर्टल से उसके नाम और वो पता चलते हैं। ऐसे कुछ जानकारी लेकर अपने जो वहां पर विश्व हिंदू परिषद होगी या बाकी होंगे उनके माध्यम से उनको देकर, वो तो वो देने वाला एक्टिविटी का कार्य हो गया, लेकिन हम अलग अलग मंच से अगर उसको लिख सकते हैं किस प्रकार से हो रहा है, इस प्रकार से 50 ट्रक इस बार वहां पर गए हैं, या वहां पर किस प्रकार से बांग्लादेश के थोड़ी, अगर बांग्ला भाषा हम लोग नहीं जानते आप जानते तो बांग्ला भाषा में वहां पर बांग्लादेश में किस प्रकार के कत्ल खाने हैं वहां पे भारत के जाते तो उसके बारे में कुछ लिखकर आता है क्या बांग्लादेश के इसमें साहित्य में, ऐसा थोड़ा लिखकर रिसर्च करके एक अलग अलग आलेख आर्टिकल्स की श्रृंखला हम कर सकते हैं। ये जो गोवंश है वो जब बांग्लादेश में जाता है तो वहां कहाँ कत्ल खानों में कटता है, क्या होता है, ऐसा थोड़ा रिसर्च करके अगर आप लिखेंगे तो उसका प्रभाव पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अब हम लोकोप्रज्ञा दक्षिण बंग, हमारा समय कुछ समाप्त की ओर चले गया। 11:30 तक आज हम लोगों का कार्यक्रम थे। फिर लोकोप्रज्ञा दक्षिण बंग से बहुत स्मॉल टाइम आनंद जी, हम हमारा प्रदेश की जो कार्यकर्ता है आनंद जी, डॉक्टर आनंद पांडे, ही इज अ जर्नलिस्ट एंड एडिटर ऑफ दैनिक विश्वामित्र। आनंद जी से आग्रह प्रकाश करते हैं कुछ पूछने के लिए आदरणीय प्रशांत जी को। आनंद जी, आनंद जी आपकी स्पीकर, आनंद जी आपकी स्पीकर ऑफ है। हाँ। प्रशांत जी को मेरा नमस्कार। नमस्कार आनंद। हेलो जी जी आनंद जी सुन रहा हूं मैं, बोलिए आप। नो जी आनंद को मेरा नमस्कार। जी 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 मैं बोल रहा हूँ प्रशांत जी को नमस्कार। जी नमस्कार, सुन रहा हूं मैं। वैसे पश्चिम बंगाल के लिए हाँ। सबसे बड़ा सवाल राजनीति को छोड़कर यदि चर्चा की जाए तो यहाँ ये सामाजिक माहौल जो है वह दूसरे तरह का है। दूसरे तरह का माने अब इसी से समझ लीजिए कि जहाँ विकास रंजन भट्टाचार्य धड़ल्ला में गोमांस भक्षण करते हैं, एक ऐसी दिशा दे जाते हैं कि हिंदू समाज विकृत होता हुआ दिखता है। वैसे में इन सब विषयों पर वो